नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में क्या डिस्कस किए थे? ग्राम्स्की के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग अभी पेपर 1 का सेक्शन ए में जो वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसके जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर ये है कि ग्राम्स्की के अनुसार कैपिटलिस्ट क्लास ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया है या करते हैं। तो हम मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स तो क्या तो यही बोलना है ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो मेन स्ट्रक्चर है। अब बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर है जैसे कि मीडिया हुआ, ये स्टेट हो गया, या फिर कल्चर हो गया, या फिर सोसाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब के सब क्या है, ये फैमिली हो गया, ये सब के सब सुपर स्ट्रक्चर है। इनका रोल जीरो है। मतलब कि कैपिटलिस्ट ने अपना डोमिनेशन इसलिए इस्टेब्लिश किया है क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर पे यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा किए हुए हैं, उसको अपने प्रभुत्व में लिए हुए हैं। इसलिए जो बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका रेलेवेंट जीरो है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पर कंट्रोल किए हुए हैं, इसलिए उनका सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक है जो कैपिटलिस्ट के अनुसार काम कर रहा है। ये कहना है किसका? मार्क्स का। यानी कि आपको सुपर स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ग्राम्स्की का क्या मानना था कि अगर ये बात रहता तो फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया क्यों नहीं? अगर बेसिक स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए था। लेकिन इनका मानना है कि नहीं, हमें सुपर स्ट्रक्चर को भी क्या करना होगा? पढ़ना होगा। यानी कि केवल कैपिटलिस्ट क्लास ने केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करके वो अपना प्रभुत्व एस्टैब्लिश करके नहीं रखे हैं, वो बल्कि वो सुपर स्ट्रक्चर को अपने अनुसार क्या करते हैं, उसको अपने अनुसार काम करने के लिए कहते हैं। इसलिए सुपर स्ट्रक्चर का मेन है रोल है। तो सुपर स्ट्रक्चर को भी मेनली उन्होंने दो पार्ट में बांटा कि ये दोनों जो है उसका डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या है, महत्व रखता है। इसी दो सुपर स्ट्रक्चर के जो दो पार्ट हैं उसको माध्यम से क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश करके सोसाइटी में रखे हैं। तो वो क्या था, कल डिस्कस किए थे, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है, का रोल क्या है, और पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या रोल है। सिविल सोसाइटी का रोल क्या है? एक प्रकार से ये कैपिटलिस्ट के अनुसार कैपिटलिस्ट के लिए क्या करते हैं, कंसेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे सिविल सोसाइटी में क्या क्या था, फैमिली था, इसके अलावा कल्चर था, इसके अलावा और क्या था, इसके अलावा एजुकेशन था, मीडिया था। ये सब के सब क्या है, वो कैपिटलिस्ट के अनुसार काम करते हैं। कैपिटलिस्ट के अनुसार वो क्या करते हैं, कंसेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वर्कर को जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो एक प्रकार से कॉमन सेंस लगे, उनको लगे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ, ये होता ही है। मतलब कि ये एक प्रकार से यही डेस्टिनेशन है, इसके में हम कुछ नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी ने इस प्रकार का माहौल बना करके रखा है ताकि एक प्रकार से आप अपना ट्रू सिचुएशन देखें ही ना। इसलिए आपको सुपर स्ट्रक्चर को भी क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। वर्कर को क्या करना होगा कि अगर मान लीजिए कि डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना है तो पहले सिविल सोसाइटी को अपने कब्जा में करना होगा। यानी कि सिविल सोसाइटी जो कल कैपिटलिस्ट के लिए बात कर रहे थे उनके अनुसार एक प्रकार से कंसेंट जो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे थे वो वर्कर के लिए कंसेंट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर ये जब सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी का यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए कि सिविल सोसाइटी है, अब मान लीजिए कि वो एक प्रकार से अब कैपिटलिस्ट के लिए काम करना बंद कर दिया। मतलब कि सिविल सोसाइटी का जो काम है वो वर्कर पर अब काम नहीं कर रहा है, वर्कर रिवोल्यूशन लाने के लिए क्या है, रेडी है। मतलब कि सिविल सोसाइटी कैपिटलिस्ट का फेल हो जाए तो उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार से पॉलिटिकल सोसाइटी जनरेट करके रखा है। पॉलिटिकल सोसाइटी कौन, जो गवर्नमेंट के जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले जितने भी एक प्रकार से आप ऑर्गन्स ले लीजिए या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, वो सब के सब क्या है, वो पॉलिटिकल सोसाइटी का काम है। तो जब सिविल सोसाइटी जब काम करना बंद कर देता है तो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक प्रकार से पॉलिटिकल सोसाइटी का यूज करते हैं उस रेवोल्यूशन जो आने वाला है उसको सप्रेस करने के लिए। तो इस प्रकार से ग्राम्स्की का मानना है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका भी मेन रोल है एक प्रकार से कैपिटलिस्ट का डोमिनेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। इसलिए वर्कर को सिविल सोसाइटी पर पहले कब्जा करना होगा। एक बार सिविल सोसाइटी पर अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है और आराम से फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये ग्राम्स्की का मानना था। सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी को कौन सा स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं ग्राम्स्की, तो वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है, इसको भी अपने कब्जा में लेना जरूरी है। जब तक वर्कर इसको अपने कब्जा में नहीं लेंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, उसी प्रकार से ग्राम्स्की के अनुसार क्या है, सिविल सोसाइटी का क्या काम है, सब कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, अपना हेगमोनी, अपना कंसेंट पैदा करने के लिए सिविल सोसाइटी का यूज करते हैं। सिविल सोसाइटी एनी टाइम कैपिटलिस्ट के बारे में बताती रहती है। जैसे कोई भी बच्चा है तो फैमिली में बहुत सारा वैल्यूज़ को सीखता है, स्कूल में बहुत सारा वैल्यूज़ को सीखता है। कभी फैमिली वाला या फिर एजुकेशन जहाँ पर स्कूल वाले सिखाते हैं वो कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट तुम्हारे साथ हमेशा ये कर रहा है, गलत कर रहा है,
वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि देखिए कैपिटलिस्ट अगर कोई मान लीजिए कि पैसा वाला बन गया तो क्यों बन गया, वो मेहनत से बना, तुम भी मेहनत करो। वो ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे कि वो आप लोग का एक्सप्लॉयटेशन से आगे बढ़ा है, वो आप कितना भी कुछ। ये किसका मानना है? ये ग्राम्स्की का मानना है कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक प्रकार से कैपिटलिस्ट के पक्ष में हेगमोनी और कंसेंट पैदा करती है। या फिर मीडिया को आप ले लीजिए, मीडिया भी ये बात नहीं बोलेगा कि आप जो अमीर लोग हैं उसके खिलाफ क्या कीजिए, रेवोल्यूशन लेकर के आइए, क्योंकि मीडिया को खुद वहाँ से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसलिए कैपिटलिस्ट क्लास क्या किए हुए हैं, सिविल सोसाइटी को क्या करते हैं, अपने कंसेंट यानी कि हेगमोनी पैदा करने के लिए यूज करते हैं। तो सिविल सोसाइटी का क्या काम है? तो सिविल सोसाइटी जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिस्ट के पक्ष में हेगमोनी और कंसेंट को क्या करता है, पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या काम है? तो पॉलिटिकल सोसाइटी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोवर्जन है। वो एक प्रकार से जब सिविल सोसाइटी फेल हो जाता है तो कैपिटलिस्ट लोग पॉलिटिकल सोसाइटी का यूज करते हैं जो भी रेवोल्यूशन आने वाला है उसको सप्रेस करने के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोवर्जन है। कोवर्जन याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधे पूछे कि पॉलिटिकल सोसाइटी क्या है, तो एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोवर्जन है। कोवर्जन के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की के अनुसार वर्कर क्लास को कितना स्तर पर रेवोल्यूशन लाना होगा? याद कीजिए, मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स ने कहा था कि बस एक ही रेवोल्यूशन लाना होगा वर्कर को, बस उसी से कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन एक बार ही आएगा, इसके बाद आपको रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है वो एक प्रकार से कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन ग्राम्स्की का मानना है कि नहीं, वर्कर क्लास को 2 लेवल पर एक प्रकार से रेवोल्यूशन लाना होगा। 2 रेवोल्यूशन लाना होगा। पहले सिविल सोसाइटी के स्तर पर रेवोल्यूशन लाना होगा, तब सिविल सोसाइटी के स्तर पर जब रेवोल्यूशन लाएंगे तो मतलब क्या, सिविल सोसाइटी जो आपका भी कैपिटलिस्ट के लिए बात कर रही थी वो अब क्या करेगी, वर्कर के लिए बात करना शुरू करेगी। जब एक बार सिविल सोसाइटी पर ही एक प्रकार से सिविल सोसाइटी पर एक प्रकार से रेवोल्यूशन लाना बहुत ज़्यादा कड़ा काम है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा। एक बार सिविल सोसाइटी पर अगर कब्जा हो गया तो पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये ग्राम्स्की का मानना है कि 2 स्तर पर एक प्रकार से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, 2 स्तर पर रेवोल्यूशन वर्कर को लाना होगा। चलिए अब रिवीजन का क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म किसे कहा जाता है? ग्राम्स्की को कहा जाता है। हम बताए थे न्यू मार्क्सिस्ट कौन सा है? एक ऐसे मार्क्सिस्ट जो भी मार्क्स बोले हैं उसको हूबहू फॉलो करते हैं, उसको क्लासिकल मार्क्सिस्ट कहते हैं। लेकिन मार्क्स को ऐसे फॉलोअर जो मार्क्स को फॉलो तो करते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ चेंज के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्राम्स्की, तो फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म किसे बोला जाता है? फादर ऑफ न्यू मार्क्सिज्म ग्राम्स्की को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला बार सुपर स्ट्रक्चर के नज़रिए से काम करना शुरू किया, कल्चर के नज़रिए से काम करना शुरू किया। इनका मानना था कि बेसिक स्ट्रक्चर से केवल काम नहीं चलेगा बल्कि सुपर स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिजन नोटबुक किसका है? प्रिजन नोटबुक ग्राम्स्की का है। इन्होंने, आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले क्या था, इटली में एक प्रकार से फासिज्म था। तो वहाँ जो मुसोलिनी का रूल था उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ग्राम्स्की कहीं नहीं हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना लेकर आ जाए और हमारे जो सत्ता है उसको उखाड़ के ना फेंक दे। इसलिए उन्होंने ग्राम्स्की को क्या किया था, जेल में डाल दिया था। तो उन्होंने जेल से ही बहुत सारे आइडियाज़ को लिखा था। ग्राम्स्की एक प्रकार से मार्क्सिस्ट हैं, तो एक प्रकार से खासकर न्यू मार्क्सिस्ट, तो उन्होंने प्रिजन में बहुत सारे वैल्यूज दिए, आइडियाज़ दिए। तो उसी को एक बुक का क्या किया गया, एक प्रकार से तस्वीर दे दिया गया, बुक का एक प्रकार से कवर दे दिया गया, और उसी बुक को एक प्रकार से बोला जाता है प्रिजन नोट्स बुक्स, ग्राम्स्की का है। अगला क्वेश्चन, ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इटली में कौन सा रूलिंग सिस्टम था? हम पहले बता चुके हैं, फासिज्म था, और जर्मनी में नाजिज्म था। ये दोनों को एक प्रकार से मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए इन्होंने एक प्रकार से क्या किया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को दबाने का काम किया। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।